हेलो एवरीवन, दिस इज सत्यवान एंड वेलकम टू इंग्लिश विद सत्या। हम लोग सीजीएल 2022 में जो हमारा प्री का पेपर हुआ था ना, उसके सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, अभी 2023 आने वाला है, कुछ ही टाइम बचा हुआ है, जुलाई में पेपर होने वाला है। तो उससे पहले पहले ना जो सारा सीजीएल 22 में पेपर हुआ था, टोटल 40 सेट्स हुए थे, मतलब 40 पेपर बने थे, जिसमें से पर डे मतलब 4 सेट आए थे। और शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, 10 दिन एग्जाम चला था, 10 डेज एग्जाम हुआ था। तो टोटल 40 सेट हो गए। ठीक है, इसमें से हम 12 सेट सोल्व कर चुके हैं। अभी बाकी जो बचे हैं 28, वो धीरे धीरे कर करके हम वो भी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, हम कर रहे हैं सिर्फ इंग्लिश वाला पोर्शन। जैसा कि आपको पता है, चैनल ही इंग्लिश से रिलेटेड है। इंग्लिश जो आई थी 2022 में, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि पेपर आया कैसे था। जनरली जो अगर आप देखोगे ना सारे पेपर, मैंने बहुत डिटेल से एनालिसिस किया हुआ है, तो जो ग्रामर का पोर्शन है ना, वो आया हुआ है आप पे, ये मान लो 25 क्वेश्चन आते हैं पर पेपर, है ना। ग्रामर के 9 क्वेश्चन थे। फिर अगर आप बात करें वोकेब की, वोकेब के भी 9 क्वेश्चन थे लगभग, है ना। कहीं ऐसा हो सकता है ग्रामर 10 हो गया, वोकेब 8 हो गया, बट ऐसा एवरेज है। ठीक है, और उसके बाद आरसी जो रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन था, उसके क्वेश्चन थे लगभग 7, जिसमें से 5 तो सीधे सीधे क्लोज टेस्ट के थे, और 2 था ये हमारा PQRS, जिसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट बोलते हैं, या फिर पैराजम्बल बोलो या PQRS बोलो, है ना। और 5 था क्लोज टेस्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम 2022 का पेपर हुआ था, उसमें उसके पेपर मतलब सोल्व कर रहे हैं। और आज है हमारा 13th पेपर, जो हमारा कंडक्ट किया गया था 5 दिसंबर को, और ये शिफ्ट थी फर्स्ट वाली। ठीक है, शिफ्ट 1 सुबह पेपर हुआ था, मॉर्निंग में 9 साढ़े 9 से, है ना, वो वाला पेपर। अब शुरू करते हैं। देखो ये रहा सीजीएल 2022 ईयर 1, 5 दिसंबर को जो पेपर हुआ था, शिफ्ट 1 में जो हुआ था, उसका सॉल्यूशन है। ये पे क्वेश्चन आए थे उसमें, एक एक करके बड़े डिटेल में, बड़े आसानी से समझेंगे सारी चीजों को, बहुत आसान तरीके से। देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। क्या पूछा है? सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग देने वाला वर्ड बताना। परसिवरेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, तो बस इसको फॉलो कर लो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप दुनिया में मोटिवेशन देखते होंगे, इधर पढ़ते होंगे, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, सब छोड़ो, आप इसको फॉलो कर लो। परसिवरेंस, परसिवरेंस का मतलब होता है पेशेंस जिसमें हो, है ना, और काम करने की लगन जिसमें। पेशेंस के साथ जो दृढ़ता के साथ लगा रहे, टिका रहे, और पॉजिटिव उम्मीद के साथ, उसमें साथ में उम्मीद बहुत जरूरी चीज है। पॉजिटिव उम्मीद के साथ कि मेरे को सफलता मिलेगी। एक बार फेल हो गया ना, रुकना नहीं है। दोबारा फेल हो गया, रुकना नहीं, फेल फेल फेल, फिर उठो, फिर फेल हो, फिर उठो। आपको जिंदगी में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। ये इतना इंपॉर्टेंट और इतना बड़ा वर्ड है। ठीक है, डिसिप्लिन बहुत छोटा वर्ड हो गया इसके सामने, वैसे अच्छा वर्ड है। डिसिप्लिन का मतलब है अनुशासन। अगर आपको 5 बजे उठना है, 7 बजे स्कूल पहुंचना है, होमवर्क पूरा करके ले जाना है, ड्रेस पूरी मतलब सही से पहन के जानी है, जूते सही से लगा के जाने हैं, टीचर आए तो उसको इज्जत देनी है, जो पढ़ाया गया उसको समझना है, जो होमवर्क दिया गया उसको काम करना है, उसको बोलते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन। ठीक है, टॉलरेंस, टॉलरेंस का मतलब सहनशीलता बोल सकते हो आप, किसी चीज को टॉलरेट करना। ठीक है, थर्ड देखो, स्टेडफास्टनेस, इसका मतलब वही होता है जो परसिवरेंस का होता है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया थर्ड ऑप्शन। हम्बलनेस का मीनिंग आपको पता हो, जो हम्बल व्यक्ति हो, दूसरों की सामने मतलब थोड़ा सही से रहता हो, अकड़ वकड़ कम हो। ठीक है, नेक्स्ट देखो, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। सबसे पहला क्वेश्चन था सिनोनिम का, दूसरा है एंटोनिम का। नेटिव, नेटिव का क्या मतलब होता है? नेटिव का मतलब होता है जहां आपने जन्म लिया, जहां आप पैदा हुए हो। ठीक है, बर्थ प्लेस। तो इसका अपोजिट बताया, अपोजिट तो देखो,
विसिनिटी, रेल, फोरेन, अब ओरिजिनल। अब देखो विसिनिटी का मतलब होता है, आप सिंपल सी भाषा में बोल रहे हो तो पड़ोस, है ना, जो पास की एरिया होता है ना, पड़ोसी राज्य हो, पड़ोसी जिला हो, पड़ोसी का घर हो, नियर बाई जो होता है ना, उसको बोलते हैं विसिनिटी। रेल्म का मतलब होता है किंगडम, ठीक है। फॉरेन का मतलब होता है नेटिव का अपोजिट, जहां आप पैदा हुए हैं वो जगह ना होके, जैसे इंडिया में आप पैदा हुए हैं, अगर आप चले गए दूसरी कंट्री में, चाइना चले गए, अमेरिका चले गए, जापान चले गए, जर्मनी चले गए, तो वो आपके लिए क्या हो गया, फॉरेन। तो ये इसका एंटोनिम हो, ठीक है। अब ओरिजिनल का मतलब होता है जहां, जैसे जंगल में जो लोग रहते हैं ना, आदिवासी टाइप के लोग, है ना, उनको बोलते हैं, जो चेंज नहीं करते। नेक्स्ट, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, जिसकी स्पेलिंग गलत है वो बताना है। डिलाइट, देखो डिलाइट की स्पेलिंग यही होती है, डिलाइट, DELIGHT। डिलाइट का मतलब क्या होता है, ग्लैड, या आप बोल सकते हो हैप्पी, है ना, जो खुश है। स्ट्रीफ, स्ट्राइफ बोलते हैं इसको, STRIPH नहीं होता, इसकी स्पेलिंग होती है STRIFE, PH की जगह F लेके। और स्ट्राइफ का मतलब क्या होता है, स्ट्राइफ का मतलब होता है कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट, वॉर, या बोल सकते हो फ्रिक्शन, है ना, दो गुट के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, मतभेद, उसको बोलते हैं स्ट्राइफ, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग गलत थी। फ्राइट का मतलब आप समझ रहे हो, जो डरा हुआ हो, जो सहमा हुआ टाइप का पर्सन होता है, उसको बोलते हैं। और नाइट का मतलब देखो, नाइट का मतलब होता है, आप चेस अगर खेलते हैं, आपको पता होगा कि चेस में एक होता है पीस, उसको बोलते हैं नाइट, जिसको हम देसी भाषा में घोड़ा बोलते हैं। तो एज, कभी आपने युद्ध देखा होगा, तो आपने देखा होगा घोड़ा कभी तलवार लेके नहीं जाता, घोड़ा कभी युद्ध नहीं करता, हाथी कभी युद्ध नहीं करता। घोड़े के ऊपर जो आदमी बैठा होता है, हाथी के ऊपर जो आदमी बैठा होता है ना, वो युद्ध करता है। तो जो घोड़े के ऊपर बैठ के तलवार लेके युद्ध कर रहा होता है ना, उसको बोलते हैं नाइट, ठीक है। उम्मीद है सारे मीनिंग समझ आ गए। नेक्स्ट देखो, जल्दी जल्दी निपटा देते हैं। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए एक वर्ड बताना है। ए पर्सन हैविंग सिग्निफिकेंट एक्सपीरियंस इन ऑक्यूपेशन, मतलब किसी पर्टिकुलर काम में किसी आदमी को बहुत सारा एक्सपीरियंस हो, है ना, उसको क्या बोलते हैं। एग्नोस्टिक, फास्टिडियस, वेटर्न और नोवाइस। देखो नोवाइस तो होता है बहुत ज्यादा नया, नायु जिसको बोलते हैं, जिसको आप नूब बोल सकते हैं, एकदम नया, ठीक है। वेटर्न होता है यही पर्सन जिसको बहुत सारा एक्सपीरियंस, जो उस काम में मतलब एक्सपर्ट आदमी हो, ठीक है। फास्टिडियस होता है जो किसी काम को करे ना, उससे पहले उसकी पूरी डिटेलिंग ले। जैसे आपने सुना होगा कि आमिर खान है, वो एक परफेक्शनिस्ट है, मतलब पूरी स्क्रिप्ट पढ़ता है, उसके बाद सबसे ध्यान से सारी चीजें ऑब्जर्व करता है, फिर मूवी का साइन करता है। तो फास्टिडियस का मतलब वही, ठीक। रीअरेंज द पार्ट ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। ये सेंटेंस था एक, उसको 5 पार्ट में कर दिया, आपको इसको फिर से रीऑर्डर मतलब रीअरेंज करना है। ये सबसे पहले रखना है, ये इसने लिख के दे दी एक लाइन, है ना। उसके बाद इनमें से कौन सा आएगा। अब देखो जॉब सीकर्स आर नोट, अब देखो जॉब सीकर्स सब्जेक्ट हो गया, आर वर्ब हो गई। अब यहाँ पे लिख दिया नोट। अब ध्यान देना, जो बी की फॉर्म होती है ना, वो या तो हेल्पिंग वर्ब का काम करती है या फिर मेन वर्ब का काम करती है, दोनों काम करती है। जब ये मेन वर्ब होती है ना, ध्यान देना, तो ये लिंकिंग वर्ब होती है। ये लिंकिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, अगर यही आपको नहीं पता ना, तो वर्ब पूरा चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक से लेके, तो उसकी प्लेलिस्ट है, उसकी लिंक मैं दे दूंगा, आप वहां से जाके समझ सकते हैं। बट लिंकिंग वर्ब का काम होता है लिंक करना, मतलब जोड़ना। किसको जोड़ेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद आएगी लिंकिंग वर्ब, और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट आएगा। इस कॉम्प्लीमेंट को ऑब्जेक्ट नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, ये आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। बाकी मैं थोड़ा सा हल्का सा आइडिया दे देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट वो होता है जो सब्जेक्ट ही होता है, सब्जेक्ट के बारे में होता है, या तो यह सब्जेक्ट खुद होता है, और ऑब्जेक्ट्स अदर देन सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के अलावा। अगर छोटा सा एग्जांपल से समझे तो मैं आपको देखो बताता हूँ। जैसे ही इज ए डॉक्टर,
ठीक है। और ही सो ए डॉक्टर। अब समझना, देखो पहला सेंटेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है ही इज ए डॉक्टर, तो इज जो है ना वो लिंकिंग वर्ब है। तो इसके बाद जो डॉक्टर लिखा हुआ है ना वो ही है और कोई नहीं है। अगर ही की जगह मैं लिख दूं राम, राम इज ए डॉक्टर, तो डॉक्टर और राम दोनों एक ही आदमी है, दूसरा कोई नहीं है, तो इसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट, इसको सब्जेक्ट सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। अब देखो ही की जगह फिर से मैं राम लिख देता हूँ, राम शो ए डॉक्टर, है ना। तो यहाँ पे देखने का काम किया, ये है वर्ब और ये है इसका ऑब्जेक्ट। इस बार इसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे, क्यों? क्योंकि राम और ये जो डॉक्टर है ना दोनों अलग अलग पर्सन है। ये पहला पर्सन है, ये दूसरा पर्सन है, कहने का मतलब यहाँ पे टोटल 2 पर्सन है, यहाँ पे टोटल एक ही पर्सन है। ये सब्जेक्ट और सॉरी ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस होता है, ठीक है। अब देखो जॉब सीकर्स आर नोट, अब देखो आर लिंकिंग वर्ब है, या तो हेल्पिंग वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी तो उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी, वो तो आपको दिख नहीं रही। तो इसके बाद क्या आएगा? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बनने का काम कौन करता है? या तो नाउन करता है या फिर एडजेक्टिव करता है। नाउन, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, ये कॉम्प्लीमेंट बनने का काम करते हैं। जो काम नाउन कर लेता है प्रोनाउन सारे कर लेता है। क्यों? क्योंकि प्रोनाउन का काम ही होता है नाउन की जगह आना, ठीक है। देखो अब इसके बाद आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट चाहिए। जॉब सीकर आर नॉट बीइंग अनएम्प्लॉयड, ये तो आएगा नहीं, उस जॉब सीकर्स का कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। सेल्फ प्यूरिफिकेशन, अपने आप प्यूरिफाई करना, ये भी इस जॉब सीकर्स का कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, ठीक है। रिलेंटलेसली मतलब लगातार, निरंतरता, तो ये भी उसका कॉम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अब देखो फेटालिस्टिक, फेटालिस्टिक, फेटालिस्टिक का मतलब ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है क्योंकि ये एक एडजेक्टिव, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा एस। अब कहीं एस दिख रहा है आपको? ये रहा और ये रहा, ये गलत होगा। जब आपको कोई चीज ना समझ आए, ये तरीका भी नहीं समझ आ रहा, तो मैं एक और तरीका बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको ऑफ प्रेपोजिशन दिख रही है, यहाँ पर भी आपको ऑफ प्रेपोजिशन दिख रही है। जो प्रेपोजिशन होता है ना उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट आना मस्ट होता है, और ऑब्जेक्ट बनने का काम भी दो ही वर्ड करते हैं, या तो नाउन या तो इसके बाद और इसके बाद दोनों के बाद ऐसे सेंटेंस आएंगे जो क्या है, जो क्या है उसके ऑब्जेक्ट बने हो। देखो ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करेंगे। अब देखो बीइंग अनएम्प्लॉयड है ना, ये इस ऑफ का ऑब्जेक्ट बन सकता है, और ये फेटलिस्टिक उधर आ ही गया। तो कहने का मतलब इन दोनों में से एक के बाद भी। बात समझ आ रही है? थोड़ा घुचपुच हो रहा है क्या? चलो देखो पहला हमने पकड़ लिया कि एस आएगा, उसके बाद पी आएगा, क्यू आएगा, आर आएगा, एस के बाद आर आएगा। देखो कौन सा देखना है, एस के बाद आर आएगा या एस के बाद पी आएगा? पढ़ के देख लो। जॉब सीकर्स आर नॉट फेटलिस्टिक बट रीअप्लाई देमसेल्फ, अपने आप को दोबारा से रीअप्लाई। फेटलिस्टिक का मतलब होता है जो मतलब भाग्य पे भरोसा करने वाले, उसके भरोसे बैठ जाते हैं कि जो ऊपर वाला करेगा वो हो जाएगा, हमसे तो कुछ होने वाला नहीं। भाग्य पे भरोसा करने वाले। तो ये कहना चाह रहा है कि जॉब सीकर, जो जॉब लेने वाले पर्सन है, जो अनएम्प्लॉयड है, वो फेटलिस्टिक नहीं है, वो भाग्य पे भरोसा करने वाले नहीं है, बट रीअप्लाई देमसेल्फ मतलब अपने आप को दोबारा से कोशिश में लगाते हैं, ठीक है। रीअप्लाई देमसेल्फ रिलेंटलेसली, लगातार रूप से, देख रहे हो। तो एस के बाद आर, अगर आप बोलो कि देम सेल्फ, इसके बाद क्या आना चाहिए? सेल्फ प्यूरिफिकेशन में लगाते हैं क्या? नहीं। बीइंग अनएम्प्लॉयड नहीं, वो अपने आप को क्या करते हैं? दोबारा से लगातार। टू ए पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज का मतलब होता है जो पैदल यात्रा करके तीर्थ यात्रा टाइप करते हैं, जो भगवान के मंदिरों टाइप के, उस टाइप के आदमी, है ना। तो एस के बाद आर, एस के बाद आर, ये थर्ड ऑप्शन है। देखो अब हो सकता है आपको लगे कि पूरा सेंटेंस पढ़ना है, बिल्कुल आप जाइए पढ़िए, बट हमारे पास टाइम इतना होता है क्या? हमारे पास 100 क्वेश्चन होते हैं, है ना, और हमारे पास 60 मिनट होते हैं। क्वेश्चन तो होते हैं 100, मिनट होते हैं 60। तो आप अगर देखोगे ना तो एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड्स होते हैं सिर्फ। उसी 36 सेकंड में आपको क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसका सॉल्यूशन भी निकालना है,
और उसका आंसर टिक भी मारना है और फिर नेक्स्ट बटन प्रेस करके अगले क्वेश्चन पे भी जाना है, उसी 36 में करना है ये काम। तो इतना टाइम नहीं होता। ये रहा हमारा आंसर और उसके बाद हम बढ़ जाते हैं। ठीक है, देखो 6 क्वेश्चन। Select the most appropriate option that can substitute the underline segment in the given sentence. इस सेंटेंस में, इसको कहने का मतलब सेंटेंस को आपको क्या करना है, अच्छा बनाना है। ठीक है, ये जो अंडरलाइन वर्ड है इसकी जगह कौन सा और आ सकता है? डोंट डिस्टर्ब द बॉय, बच्चे को डिस्टर्ब मत करो। ही प्रिपेयर्स फॉर हिज एग्जामिनेशन। अब एक बात बताओ, कोई बच्चा है, वो आप बोल रहे हो कि इसको डिस्टर्ब मत करो, इसका मतलब एट दैट टाइम जब ये बात बोली जा रही है, वो बच्चा वो काम कर रहा होगा कि नहीं कर रहा होगा? भाई डिस्टर्ब कब करोगे? जब काम कर रहा होगा। इसका मतलब वो उस टाइम काम कर रहा है, उस टाइम काम प्रोसेस में है, प्रोसेस में है ना। इसका मतलब कंटिन्यूअस टेंस। बात समझ आई? तो यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस लगेगा क्योंकि उसको डिस्टर्ब मत करो, वो अभी तैयारी कर रहा है। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जामिनेशन। देखो प्रिपेयर्ड नहीं, इज प्रिपेयरिंग। वाज तो वैसे ही पास्ट हो गया, विल बी प्रिपेयरिंग फ्यूचर हो गया, ये रहा। ठीक है, टेंस का बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ही बुक द टिकट फॉर द शो, उसने शो की टिकट बुक कर ली। इन डिमांड, इन कॉमन, इन डेप्थ, इन एडवांस। क्या आंसर में? बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एडवांस में शो की टिकट बुक कर ली, कहानी खत्म। नेक्स्ट। अब ये जो अंडरलाइन किया होगा है ना, ये एक ईडीएम है, इसका आपको मीनिंग बताना है। क्या लिखा है? बॉब्स योर अंकल। इसका मतलब होता है किसी काम को इजीली और क्विकली कर लेना, है ना। कोई काम इजीली और क्विकली अचीवेबल हो ना, उसके लिए इसका यूज किया जाता है, बॉब्स योर अंकल। देखो कहाँ हम इसका मीनिंग, इट बिकम इजीली एंड क्विकली, ये रहा। अगर आप उसके बाद भी पढ़ना चाहते हो पढ़ो, उससे क्या होगा, उससे सिर्फ टाइम खराब होगा और अगले क्वेश्चन का टाइम आप इस क्वेश्चन में दे दोगे, तो जो नुकसान होने वाला है। ठीक है, पढ़ना है तो एग्जाम देने से पहले पढ़ो, उसमें एनालिसिस करो, वो ढंग से पढ़ो। जब एग्जाम दे रहे हो तो ऐसे ही देना है। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। अब फिर से इसका बताना है। देखो अगर आपको सबसे आसान तरीका तो क्या होता है कि उस इडियम को पढ़ो और आंसर टिक मार दो अगर आता है तो। अगर उस इडियम को पढ़ के आंसर नहीं आ रहा तो सेंटेंस पढ़ो, क्योंकि ये सेंटेंस इसीलिए दिया गया है कि अगर आपको उसका मीनिंग नहीं आ रहा तो आपको एक थोड़ा हल्का आइडिया लगेगा। ठीक है, व्हेन द डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी आस्क्ड द कन्विक्ट, जो कन्विक्ट हुआ था मतलब जिसको कन्विक्ट किया गया, कन्विक्ट का मतलब अपराधी टाइप का समझ लो। ठीक है, अबाउट डिटेल्स ऑफ द डे ऑफ द क्राइम, जब कन्विक्ट को डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने पूछा किसके बारे में, उस दिन के बारे में जब उसने क्राइम किया था। ही स्टार्टेड, ही का मतलब ये कन्विक्ट, देख रहा हूं इस कन्विक्ट के लिए इस ही का यूज। ही स्टार्टेड बीटिंग अबाउट द बुश, तो उसने क्या किया, उसने क्या बताया, अब ये उसी के बारे में। अब देखो अगर आपको मीनिंग पता है तो आपको पता होगा बीटिंग अबाउट द बुश, अराउंड द बुश, इसका मतलब होता है कि आंख मीच के लठ मारना, मतलब जो सच है वो तो बता नहीं रहे, इधर उधर घुमाते रहना, है ना। बीइंग एक्सेसिवली एग्रेसिव, अक्यूजिंग अदर ऑफ द क्राइम, किसी दूसरे को क्राइम के लिए अक्यूज करना, अग्रेसिव हो जाना नहीं। स्पीकिंग इन कंफ्यूजिंग मैनर, कंफ्यूजिंग मैनर में बोलना, विदाउट गिविंग द करेक्ट आंसर, मतलब सच तो बतानी है, इधर उधर की बातें बताना है, ये। ठीक है, चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनोसेंस, गवर्नेंस, एनफोर्समेंट, इनसफिशिएंट। अब देखो बड़े इस बार ना स्पेलिंग वाले क्वेश्चन बहुत आसान आए थे। इनोसेंस, इनोसेंस की स्पेलिंग क्या होती है? INNOCENCE होता है। यहाँ पे देख रहे हो अगर आप तो यहाँ पे एस लगा दिया, तो ये स्पेलिंग गलत है। गवर्नेंस की सही है, एनफोर्समेंट की सही है, इनसफिशिएंट की भी सही है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो इसको बनेगा वो आंसर बताना है। आई वॉज फैसिनेटेड बाय द मूवी। अब देखो ये पैसिव में लिखा हुआ है, बाय के बाद जो लिखा है उसको बना दो सब्जेक्ट, तो द मूवी बन गया सब्जेक्ट चारों में। वॉज फैसिनेटेड कब आता है? ये है पास्ट
इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म देखो, द मूवी फैसिनेटेड, ये सेकंड फॉर्म, यहाँ वॉज लिख दिया, फैसिनेट लिख दिया, सेकंड फॉर्म लिखी, ये भी गलत है, और ये सिंगुलर फॉर्म लिख दी, आंसर। और आई का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मी बन जाएगा, ठीक है। वॉइस वाले वैसे भी बोनस होते हैं। आइडेंटिफाइड द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है, किसका? एंशिएंट। अब देखो बड़ा आसान सा वर्ड है, एंशिएंट का मतलब होता है बहुत पुराना टाइम, इसका एंटोनिम हो जाएगा मॉडर्न। नेक्स्ट, फिर से एंटोनिम आ गया, किसका? कंसेंट। ये भी कोर्ट से रिलेटेड वर्ड है। कंसेंट का मतलब होता है किसी को अपनी सहमति देना, है ना। बिना किसी के कंसेंट के कुछ काम कर लेते हो तो वो इलीगल हो जाता है, सहमति देना। इसका अपोजिट होता है इंसेंट, सॉरी डिसेंट, ठीक है। नेक्स्ट, फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 पार्ट। इसको 4 टुकड़ों में कर दिया है, चारों टुकड़ों के ऑप्शन में लिख दिया है और बताना है कि कौन सा गलत, ठीक है। आई हैड वॉक्ड, अब देख रहे हो हैड वॉक्ड पास्ट परफेक्ट, ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट लिखा हुआ है, तो ध्यान देना पास्ट परफेक्ट सिंगल एक्शन कभी नहीं आता। अगर आपने पास्ट परफेक्ट लिखा है तो इसका मतलब पास्ट इंडेफिनेट भी कहीं ना कहीं लिखा होगा। ये मैं बस आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि पास्ट परफेक्ट होता क्या है, अगर ये लाइन मान लेते हैं प्रेजेंट की है तो इससे पहले ये पास्ट हो जाएगा और इससे पहले पास्ट ऑफ पास्ट ये पास्ट परफेक्ट होएगा, ठीक है। दो एक्शन जब पास्ट में एक साथ हुए हो ना, तो जो पहले हुआ है उसको पास्ट परफेक्ट और बाद में उसका पास्ट इंडेफिनेट में लिखते हैं, ठीक है। आई हैड वॉक्ड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट हो गया। फॉर मोस्ट ऑफ द डे, मतलब ज्यादातर दिन में चलता रहा था, टू कानपुर, कानपुर के लिए, एंड देन और उसके बाद आई गेट, ये लिख देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी ना, आई गोट। उसके बाद आई गोट ऑन द ट्रेन बाय मुंबई, नहीं ये भी इसमें दो एरर हो गए, गलती से छप गया होगा, टू मुंबई लिखो। पहले मैं कानपुर के लिए पैदल चला और उसके बाद मैंने मुंबई के लिए ट्रेन ले ली, ठीक है, ओके। और इसका आंसर ढूंढना है तो देखो गोट, ये वाला थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। अंडरलाइन सेगमेंट क्या है? हैव यू वांट मी टू गो टू कम विद यू टू द डेंटिस्ट, डेंटिस्ट के पास जाने के लिए चाहते हो क्या मैं आपके साथ आऊं? अब देखो आपको पूछना है क्वेश्चन, तो हैव जो है ना इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, ठीक है। हैज यू वांटेड, वांट के लिए एक्शन चाहिए होता है, एक्शन, तो यहां लिखो डू यू वांट मी, डू यू वांट मी, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आऊं? तो ये हो गया इसका आंसर। सिलेक्ट द appropriate option to fill in the blank and complete the collection. Although she didn't reveal her plan clearly, जबकि उसने अपना प्लान जो है वो क्लियरली रिवील नहीं किया था, मतलब क्या प्लान है बताया नहीं था। आई हैड ए डैश आइडिया, बट उसके बावजूद मेरे को आइडिया था। कैसा आइडिया हो? जब प्लान नहीं बताया किसी ने आपको तो आपको कैसा क्लियर आइडिया होगा क्या? नहीं। क्लियर आइडिया किसका मतलब आपको प्लान के बारे में पता है, कंसाइज नहीं, कंप्लीट नहीं, मतलब पूरा तरीके से आइडिया होगा नहीं, रफ, मतलब थोड़ा थोड़ा मेरे को आइडिया था, रफ। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? रफ, ROUGH, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस, बताना है इसका भाई। द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आर बिडिंग फेयरवेल टू देयर सीनियर्स। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है वो अपने सीनियर्स को क्या कर रहे हैं? फेयरवेल बिड कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये रही हमारी वर्ब आर बिडिंग, जैसे आपने देखा, तो इसके बाद ये रहा ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को तो बना दो सब्जेक्ट, तो सब में फेयरवेल सब्जेक्ट है, यहाँ नहीं है तो ये तो हो गया गलत, तो 3 में ये फेयरवेल सब्जेक्ट, ठीक है। आर बिंग है, अब देखो आर बिडिंग है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आर या इज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, उसके बाद बी की आईएनजी फॉर्म लगती है, ठीक है। अब देखो जैसे ही फेयरवेल को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आर तो आएगा, इज आएगा, ये रहा इज, यहाँ पे वॉज लिख दिया, ये गलत होगा। इज बीइंग,
और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है, पैसिव का काम ही होता है बी की फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखो इज के बाद टू भी लिख दिया, ये रहा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन। ये चार, एक सेंटेंस है उसके चार ऑप्शन बनाए, चार ऑप्शन को क्या कर दिया, ए 1 2 3 4 में लिख दिया। अब बताना है कि गलत क्या। सेंटेंस पढ़ते। द ज्यूरी वॉज नॉट हैप्पी। अब देखो जैसे आपने देखा कि ज्यूरी, अब ज्यूरी में एक लोग तो आदमी तो होता नहीं, ज्यूरी होता है ग्रुप ऑफ पीपल जो क्या करता है, जज का काम कर रहे होते हैं, जो कोई डिसीजन देना होता है जिनको, ठीक है, तो उसमें ग्रुप होता है, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन होता है। अब यहाँ पे एक कलेक्शन की तरह यूज किया है, वॉज लिखा है, इसका मतलब इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नॉट हैप्पी विद द परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस से वो क्या थे, खुश नहीं थे। एंड वॉज, अब देखो फिर से वॉज लिखा है, इसका मतलब उस जूरी को सिंगुलर ही ट्रीट किया गया। एंड वॉज क्वाइट हार्श, हार्श का मतलब थोड़े कड़वे थे, है ना। द सिंगर टुक देयर क्रिटिसिज्म इन हार्ट, और जो सिंगर है उसने उनका जो क्रिटिसिज्म था उसको दिल पे ले ली, बात लग गई भाई, कुछ बोल दिया होगा, है ना। गाया तो बड़े प्यार से था, अच्छा नहीं गाया, बट उसकी बातें दिल पे लग गई। अब देखो देर लिखा हुआ है यहाँ, ये यूज हुआ इस जूरी के लिए, और ये जूरी वॉज लेके पहले से सिंगुलर है, तो यहाँ पे प्लूरल क्यों, तो यहाँ लिखना पड़ेगा इट्स। उनका जो क्रिटिसिज्म था वो नहीं ले पाए, ठीक है, तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये आंसर। देर यहाँ पे गलत है। सिलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर। ओके, ये रहा आपका होमवर्क। 20 में से एक क्वेश्चन तो आपको करना है, और इसका प्लीज प्लीज आप आंसर जो है ना वो कमेंट जरूर करें, ठीक है, बड़ी मेहनत से क्वेश्चन बनाए हैं मैंने। नेक्स्ट, सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसकी इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी। प्रिया अश्योर्ड मी आई कैन स्टे इन टू नाइट, मैं आज की रात रुक सकती हूँ। अब देखो, प्रिया टोल्ड मी, प्रिया टोल्ड मी, प्रिया टोल्ड मी, प्रिया टोल्ड मी, तो ये तो सब सेम लिखा हुआ, तो कोई एरर है ही नहीं। दैट 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 दैट, आई किसके अकॉर्डिंग बदल जाएगा, प्रिया के अकॉर्डिंग, प्रिया के अकॉर्डिंग आई बदल जाएगा तो सी आ जाएगा, सी 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 सी, ठीक है। कैन जो है ना, जैसे यहाँ पे पास्ट है, तो कैन जब पास्ट में जाएगा तो कुड हो जाएगा, कुड कुड कुड, ये कैन हो गया, तो एक गलत आया, ठीक है। ऊपर वाले तीन अभी तक ठीक है। और कुड हो, कैन हो, चाहे कोई सा भी मॉडल हो, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही, तो स्टे स्टे स्टे, ठीक है। इन इन इन, और टू नाइट जो है ना वो बदल जाएगा दैट नाइट में, ठीक है। तो ये दिस नाइट लिखा हुआ है, ये दैट नाइट लिखा हुआ है, ये टू नाइट लिखा हुआ है, ये आंसर। बात समझ पाए। तो ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस, जिसमें से 90 मैंने करवा दिए, 19। और अब आपको एक क्वेश्चन जो मैंने दिया है उसका आंसर जरूर जरूर से कमेंट करना है। बात है यहाँ तक, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खाते रहो, पीते रहो, मस्त रहो, हेल्दी रहो, अपने आप को हेल्दी जरूर रखें, पहला सुख है निरोगी काया। उसके बाद अपनी मेहनत जारी रखें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो भी आप चाहते हैं जिंदगी में आपको पक्का पक्का मिलेगा, ये मान के चलो, ठीक है। अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल जरूर रखा करो, अपने जो छोटे हैं उनको कुछ ना कुछ सिखाते रहा करो। अभी के लिए इतना ही, बाय एवरीवन।